the Soviet Union. आज कौन कौन सी अलायंसेज हैं? नेटो तो मौजूद है, NATO is still there. इसके अलावा यूरोपियन यूनियन से हाँ, दो मेजर शक्तियाँ हैं, वही वेस्टर्न कंट्रीज की, एक नेटो है और एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस भी है जो सऊदी अरेबिया ने भी फॉर्म की है। हाँ, फिलहाल ये तीन जो है टॉप पर है। जिसके राहील शरीफ बने थे ना कमांडर इन चीफ, वो। इस्लामिक मिलिट्री तो इनका मतलब ये होता है कि आप बेसिकली अलायंसेस का मसला ये होता है कि किसी की पावर को काउंटर बैलेंस करना है कि भाई बहुत ज़्यादा ही आप ना हो जाए आउट, तो इसलिए फिर ये अलायंसेस और कोalitions किए जाते हैं ताकि थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें चलें तो ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, चलें। नेक्स्ट इज डिप्लोमेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट। Maintaining a balance of power can maintaining a balance of power can maintaining a balance of power can help prevent conflicts as it discourages any single actor from becoming too dominant So diplomacy and negotiations play a crucial role in managing power rivalries. 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 In managing power rivalries. See how your diplomatic efforts meant a lot. One wrong diplomatic step gives you a setbacks. एक गलत फैसला, एक गलत इनिशिएटिव आपके मुल्क को 2-3 साल आराम से पीछे ले जाता है। And we recently observed. And during last 5 years we suffered a lot, we have faced a lot, और हमारा मुल्क मज़ीद पीछे चला गया। मैम अभी BBC की रिपोर्ट आई है, उसमें ये उन्होंने एक्सपोज किया कि पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, उन्होंने 33 करोड़ डॉलर की जो है ना यूक्रेन के साथ किसी अमेरिकन कंपनी के साथ जो है ना मुआहिदा करके उनको 33 करोड़ डॉलर के जो है ना हथियार देते हैं, वेपन्स देते हैं। हाँ, तो ये लगा है ना पाकिस्तान पे एलिगेशन। दूसरी तरफ जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो रशिया जा रहा है, तो पीछे सबको कुछ पता ही नहीं है कि BBC ने एक रिपोर्ट बनाई है जिससे ये था कि खान का रिमूवल और सप्लाई ऑफ आर्म्स टू द यूक्रेन। हाँ, लेकिन मैंने एक गवर्नमेंट वगैरह उसका आर्टिकल भी आया था कि हमारे गवर्नमेंट से उसको रिटेन करते हैं जैसे कुछ नहीं है, सिर्फ यूएस से कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इनके साथ वो है जाहिर सी बात है। अब उससे मान लिया जाएगा या फिर उसका हम लोग हानि कर लेंगे, नुकसान तो पाकिस्तान का ही है। देखिए ना, कुछ भी आपकी रॉन्ग पॉलिसीज़ बनती हैं, कुछ भी आपका रॉन्ग स्टेप होता है, आपका मुल्क क्राइसिस में आ जाता है, तो वो फिर मुनासिब बात नहीं है।
साल पीछे ले जाते हाँ। हैं। पाकिस्तान में तो माशा अभी बैलेंस ऑफ पावर में ये भी चीज़ थी और फॉरेन पॉलिसी में ये भी चीज़ होती है कि जी आइसोलेशन में नहीं जा सकता है आपका मुल्क, ठीक है। आइसोलेशन में अगर चला गया तो फिर सर्वाइवल मुश्किल है। लेकिन पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें हट गई हैं, एक बिल्कुल एक आइसोलेटेड स्टेट ही बन गई थी, अकेला हो गया। तो इसको सपोर्ट करने वाला ही नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। वन ऑफ द रीजंस इज कि आपके मुल्क में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं है आपके मुल्क में। ये चीज़ बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करती है। आप टर्की को देख लें, एक ही प्रेसिडेंट कब से चल रहे हैं। आप रशिया को देख लें, एक ही प्रेसिडेंट कब से चल रहे हैं। बांग्लादेश की सिचुएशन देख लें, सेंट्रलाइज सिस्टम कोई है ही नहीं। हाँ, शी जिनपिंग कब से देख रहे हैं हम। हाँ, मतलब कि वहाँ एक बंदा है ना, वो एक बंदा अपने लिहाज से मुल्क चला रहा है। हमारा अगर कोई कुछ करने की भी कोशिश करते हैं तो साल 1.5 साल के बाद वो भी हो जाता है। अगर चलो किसी की कोई पॉलिसी, अगर किसी को लोगों को समझ आना ही शुरू होती है तो उसको कुछ और इशू बन जाते हैं। दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो पहले गवर्नमेंट की तमाम जो पॉलिसी जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सब बंद करा के अपने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा लेते हैं। होता है कुछ नहीं है, तमाम तो चीज़ें जुड़ी ही रही और हम पीछे रह गए। जब पब्लिक पॉलिसी अगर पॉजिटिव में भी होती है फिर भी जो है ना वो चेंज की जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इसमें मैं समझती हूँ कि देखें, पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो डेफिनेटली कभी भी गलत पॉलिसीज़ नहीं बनाते हैं, लेकिन सुप्रीम अथॉरिटी होती है आपके पीएम के पास और आपके प्रेसिडेंट के पास कि वो उस पॉलिसी को लेते भी हैं या नहीं, अडॉप्ट करते हैं नहीं करते। अगर मेरा कोई एडवाइज़र होगा तो वो मुझे बना के दे रहे हैं कि मैडम आपने ये स्पीच करनी है, ठीक है, तो अब मेरा काम है कि मैं अपने एडवाइज़र की बात सुनूं। देखिए, यही प्रॉब्लम हो रहा है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो प्रॉपर डिसीजंस ले नहीं पा रहे। जो इर्द गिर्द वाले होते हैं, आप सिर्फ छोटी सी एग्जांपल है ना, क्रिकेट मैच जब चल रहा होता है, वो जिन्होंने खेलना होता है और जो ऑडियंस बैठ के देख रही होती है, किसका तो दिमाग ख़राब हो रहा होता है सबका। ऐसे ही ना कि ऐसा स्टेप लेना चाहिए था, ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी, वो करनी चाहिए थी। इंडिया की जो डिप्लोमेसी को अगर आप देखें, जयशंकर आचार्य हैं, मैम उन्होंने 25 साल जो है ना ब्यूरोक्रेसी में गुजारे फॉरेन अफेयर्स में। उसके बाद फिर उनके जो है ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जो फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने तकरीबन 30-32 साल का फॉरेन अफेयर्स का एक्सपीरियंस लेने के बाद उनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, जबकि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एक पॉलिटिशियंस को बना दिया गया और उनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंस आता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है और उनकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है। ऐसे यही प्रॉब्लम ही है। कुछ ईयर्स पहले मेरी प्रेजेंटेशन की, तो उसमें हमारी एक प्रेजेंटेशन थी, जैसे प्रोजेक्टर होता है ना, इस टाइप की हमने प्रेजेंटेशन की भी। अभी इतनी प्रॉपर याद नहीं है उसमें, मतलब मोबाइल फ़ोन जो है हम प्रोजेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि एप्पल में 2 बंदे मतलब काम करते थे, एक शायद मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन। दोनों ने मतलब एप्पल कंपनी को छोड़ दिया, एक सॉफ्टवेयर में था और एक कोई डिज़ाइन मेकिंग में था। उन्होंने अपनी एक जो है ना वो लॉन्च की, शायद पाकिस्तानी है वो जो मेल है, तो वही चीज़ वो उन्होंने बनाई है, जिसमें एक छोटी सी डिवाइस है जिसमें कैमरा भी है, माइक भी है और दूसरा प्रोजेक्टर लगा हुआ है। वो आप मतलब वाटर प्रूफ भी है, हर तरह से आप यूज़ कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी। अच्छा, ओके। मतलब टेक्नोलॉजी के हवाले से भी देखें वो कितना आगे बढ़ गई, जो एप्पल छोड़ के अपनी एक मतलब उन्होंने डिवाइस बना दी। देखें, और करने पे है जो बंदा मतलब इस तरह से कुछ भी कर सकता है। तो अगर इस तरह के केसेस को प्रोजेक्शन मिलेगी तो ऑब्वियसली फिर आपके निज़ाम सही होगा। जब इसी को कोई दबा देगा तो वो तो फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे ना। वो जो पानी से पेट्रोल का इंटरनेट जो लाया था, मतलब वो क्या रियल में था कि पानी से वो इंजन चल रहा था आपका? कहाँ पे? ये काफ़ी मतलब सिंध में था मैम, उन्होंने ना वो खैरपुर में था, स्टीम से चलने वाली है ना वो बनाई थी, लेकिन वो बेसिकली अगर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक एविडेंसेस को देखते हुए ना तो वो फेक था। हाँ, ये पुराना कोई, क्योंकि यहाँ पे लोगों को नो हाउ नहीं है साइंस की,
तो इस वजह से लोग काफ़ी जो है ना उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साइंस बहुत वीक एरिया है हमारे मुल्क का। और वो मैडम प्रोफेसर था किसी मेरान यूनिवर्सिटी में। पुलिस पुलिस ईरान वाला में खैरपुर यूनिवर्सिटी का पुलिस वाला था। खैरपुर इशारती यूनिवर्सिटी का था वो। तो वो मैंने यहाँ पे एक लेक्चर देने आए थे, मतलब जिस टाइम पे न्यूज़ एस्केलेट हुई थी, तो एक केमिस्ट थे, मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा दुनिया आप पे हंस रही है कि पूरी दुनिया में कहीं पानी पे चलाया नहीं जाएगा इंजन और आपने चला दिया। और उन्होंने उसकी कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन भी दी थी कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ये है और इस तरह से सारी चीज़ें। आई डोंट तो वो एक्सपीरियंस सक्सेसफुल तो नहीं हुआ था ना। नहीं वो फेक था। कह रहे थे लोग के कुछ कह रहे थे फेक के कुछ कह रहे थे क्या, लेकिन वहाँ पे आंसर लेकिन उस चीज़ को भी मैडम इसी तरह से दबाया गया आज तक, फिर वो दोबारा बंदा जाहिर भी नहीं हुआ। अभी ईरान में एक बंदे ने इस तरह से बनाई है गाड़ी, वो पानी पे और वो चल रही है। शायद एक वीडियो देखी थी हमने हाइड्रोलाइज फार्म के हिसाब से। ऐसे तो मैंने अफ्रीका में भी दिखा रहे थे कि वो ट्रक चला रहे थे, लेकिन वो पानी इतना कंज्यूम कर रहा था इंजन कि ऊपर से ना लोग वो ड्रम लेके खड़े हो गए थे, उसके ऊपर गाड़ी चली थी और उससे पानी डाल रहे थे। मैडम वैसे तो मे बी ये फनी पर्सपेक्टिव से बनी हो। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जैसे पहले अगर भाप के इंजन पता नहीं क्या कहते थे, हाँ, हाँ। boiling point के, तो ये भी एक हो सकती है ना कि जैसे कोयलों पे भी चलती थी नहीं तो भाप में भी चलती चलाना थी, में एक वो है कि चला तो सकते हैं, लेकिन लेकिन क्या वो लोग माइलेज नहीं दे सकता, एवरेज नहीं दे सकता, हो हाँ, सकता है ये भी चीज़ है। और हमारे बचपन में ना एक वो बनती थी, मुझे भी आपकी बात से वो याद आई थी। वो इतनी सी ना लोहे की कश्ती सी होती थी छोटी सी, तो वो पता नहीं उसके अंदर आग लगाते थे तो वो पानी के, हाँ कुछ इस तरह के थे। तो वो हमारे घर में भी आई थी, तो वो हमने पानी का टब रख के तो वो उसमें स्टील के पतले से वो कॉपर की एक इसकी थी, तो वो यूं यूं उस पर आग लगती थी तो वो ना चलना शुरू हो जाती थी। मैम अगर कंबस्टन हम किसी चीज़ को करते हैं ना कार्बन में, अगर कार्बन और ऑक्सीजन को मिला कर कंबस्टन की जाए तो मूवमेंट पैदा होती है, लेकिन एक पानी से किसी चीज़ को कार्बन, पानी के अंदर कार्बन डाल के किसी चीज़ को चलाना ये पॉसिबल सी बात वो आपका थोड़ा सा तो बिल्कुल चलेगा। के अंदर मैम कार्बन होते हैं, जितना कार्बन चलेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होगी। बेसिकली बात होती है एनर्जी की, अगर किसी चीज़ से एनर्जी क्रिएट होती है तभी वो चीज़ मूव कर सकती है, अगर किसी चीज़ से एनर्जी नहीं क्रिएट होगी तो फिर तो नहीं हो सकती। अभी और हम पानी को जलाते भी है तो उससे सिर्फ भाप निकलती है, वो हाइड्रोजन होती है, वो कार्बन नहीं होता। लिहाजा किसी भी चीज़ के चलने के लिए कार्बन का होना लाजमी है। बिल्कुल, तो अगर किसी का कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ भी होगा तो फॉर वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, वो ये नहीं हम कर सकते कि उससे हमको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी करें। तो वो जो पाकिस्तान ने भी किसी ने कोशिश की होगी, लेकिन वो उसको नहीं साइंटिफिकली अप्रूवल मिला होगा या वो नहीं प्रूव हो सकी होगी टेक्नोलॉजी, तो वो बिल्कुल सप्रेस हो जाती है इसी तरह। ठीक है, चलें जी, लेट्स कम बैक टू शिफ्ट्स इन पावर। The balance of power is not static. The balance of power is not static. It can change. It can change due to economic, military, technological or political developments. It can change due to economic, military, technological or political developments. The rise of China and the relative decline of the United States is an example of significant shift in recent years. अच्छा जी, सॉफ्ट पावर्स लिख लें।
In addition to military and economic power, soft power which includes cultural, educational and diplomatic influence also plays a role in international relations. International relations. ओके, अब हम इसका करंट ओवरव्यू लेंगे कि अब बैलेंस ऑफ पावर आपके किस तरीके से आगे पीछे चल रही हैं, ठीक है। सो मैं इसमें से आपको पढ़ के बता देती हूँ और फिर हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे है कि द बैलेंस ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट दैट एम्स टू प्रिवेंट द डोमिनेंस ऑफ एनी सिंगल नेशन, ठीक है, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम अमंग कंपीटिंग स्टेट्स। आपने क्या चीज़ें चेक करनी होती है? डोमिनेंस ऑफ एनी सिंगल कंट्री, और आपने मेंटेन करना है इक्विलिब्रियम अमंग कंपीटिंग स्टेट्स। जितने भी आपकी कंपीटिंग स्टेट्स हैं उसके दरमियान आपने इन चीज़ों को बैलेंस रखना है, ठीक है। हिस्टोरिकली एग्जाम्पल सच एज the concept of Europe in the 19th century and the bipolar structures of the Cold War illustrate the efforts to sustain a strategic power dynamics. दो इवेंट हुए थे, कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप हुआ था 19th सेंचुरी में और आपकी कोल्ड वॉर हुई थी, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा एक आपका होराइजन जो है वो चेंज किया था, ठीक है। Okay, in the contemporary world, the power dynamics between the US and China define global geopolitics encompassing economic competition and military capabilities, ठीक है। अब मौजूदा दौर में आपके दो सामने आ रही हैं जिसमें आपने इकोनॉमिक देखनी है और आपने मिलिट्री जो वाइज जो है वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। Similarly, regional struggles such as NATO, Russia tensions, and power dynamics in the Middle East underscores the ongoing relevance to this concept. NATO और रशिया वाला जो चल रहा है आपका मामला, आपके उधर से मिडिल ईस्ट में वो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये सब आपकी मौजूदा दौर की चीज़ों को क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि उसने कैसे बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करके रखा हुआ, ठीक है। फर्दर लिसन, बियॉन्ड ट्रेडिशनल रियलम्स द इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पावर सीज द राइज ऑफ एशियन इकोनॉमीज चैलेंजिंग established power, while technological dimensions like cyber warfare and the space race reshape the global लैंडस्केप। स्पेस रेस बढ़ रही है, ठीक है, और आपके साइबर वॉरफेयर जिसको अभी तक कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। कुछ भी इतने ज़्यादा उसमें इश्यूज आ रहे हैं कि अभी तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज या कुछ वो तो साइबर वॉरफेयर में अभी तक हम नहीं काबू कर पा रहे हैं। क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसी स्टेट है या पूरी दुनिया में है?